बेटे, जो आपने पढ़ा था वो भी खासा कुछ याद तो नहीं था वैसे आपको। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखो भाई, आप एक चीज समझो कि जब भी एक इंसान बिजनेस करता है, जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं कि अभी आपको एसी परचेज करना है घर के लिए, तो आप किधर जाओगे एसी परचेज करने? कह सकता हूँ जो भी नियरेस्ट मार्केट होती है, अगर आप कालका जी में रहते हो यहीं से ले लो, ठीक है। लेकिन क्या ये जो एसी है, ये मैन्युफैक्चर भी कालका जी में ही हो रहा है क्या? मतलब शॉप में जाते हो तो कहते हैं रुको भी बन रहा है एसी, पीछे फैक्ट्री लगी हुई है, ऐसा है क्या? नहीं, ये सारी रिटेल शॉप्स है, समझ रहे हो? लेकिन कहीं तो मैन्युफैक्चर हो रहा है। कोई तो इंसान है जो बिजनेस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग का भी। मतलब एक होता है आप कल को अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो यू वांट कोई भी, अगर मैं आपको बोलूँ आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो या आप ट्रेडर बनना चाहते हो, तो दो चीजें हो जाती हैं, समझ रहे हो? जैसे अगर आपने चाइना से एक मोबाइल खरीदा 2000 का और आप 10,000 का बेच रहे हो, तो मेरा सवाल है, आर यू अ मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर? ट्रेडर। और आपका यूएसपी क्या है कि भाई मेरे को सस्ते में मिल जाता है। यही तो फायदा हो रहा है आपका, समझ रहे हो? और एक इंसान है जो कह रहा है नहीं जी मैं तो खुद ही बनाऊंगा, ठीक है, सब कंट्रोल में बहुत फिर बेचूंगा, तो वो क्या हो गया? मैन्युफैक्चरर। मुद्दे की बात ये है, आपने जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था वो ट्रेडर के एंगल से पढ़ा था। कैसे पता सर? आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो फिनिश गुड्स था, समझ रहे हो? आज हम लोग सोच रहे हैं कि जब एक इंसान बिजनेस करता है तो बिजनेस दो तरीके का होता है बच्चे। एक, यू आर अ ट्रेडर, और दूसरा, या तो आप क्या हैं बच्चे? मैन्युफैक्चरर। ओके। और ट्रेडर की बातें आपने सीखी हैं, जैसे कि ट्रेडर बताओगे आप क्या क्या बनाता था? हाँ, ट्रेडर सबसे पहले बनाता था ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट बना। और आपको ये भी पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता था वो किस चीज का होता था? फिनिश गुड। मैं कोई प्रोसेसिंग नहीं करने वाला, लैपटॉप खरीदा बेच दिया एज इट इज बॉक्स में, समझ रहे हो? तो बेसिकली इनके लिए जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्या होता है बेटा? फिनिश गुड्स होता है। जिस वजह से बैलेंस शीट में भी जो स्टॉक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बच्चे? फिनिश गुड्स का आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। बट सर अगर एक इंसान मैन्युफैक्चरर बनना चाहे, ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अब एक बात बताइए, हम जो शर्ट पहनते हैं, क्या वो शर्ट एज इट इज कहीं पे पड़ी हुई थी और आ गई, या वो मैन्युफैक्चर करी गई? ऑब्वियसली। तो कह सकता हूँ शर्ट बनाने के लिए अगर कॉटन की शर्ट है, तो सबसे पहले तो कॉटन तो लगती है ना बेटा। कॉटन को प्रोसेस करके क्या बनता है? कपड़ा बन जाता है, क्लॉथ। और क्लॉथ से हम लोग क्या बना देते हैं? शर्ट बना, शर्ट टी शर्ट ट्राउजर जीन्स वॉट एवर, ठीक है। तो ये एक कपड़े बनाने वाली कंपनी का एक बेसिक प्रोसेस है, कॉटन खरीदती है। क्या मैं कॉटन को रॉ मटेरियल बोल सकता हूँ? क्या कपड़ा अभी ऑब्वियसली कपड़ा नहीं बेच रहा, हालांकि कपड़े की भी मार्केट होती है, मतलब यू एक्चुअली सेल क्लॉथ, ठीक है। बट ये जो बंदा मैन्युफैक्चरर है ये तो शर्ट बनाता है, तो उसने क्लॉथ बनाया, और क्लॉथ के बाद क्या बना दी बच्चे? शर्ट बना दी, दैट इज फिनिश। ठीक है, ऐसा ही होता होगा ना? यहाँ पे जो मैं फिनिश गुड लिख रहा हूं, कह सकता हूं ये तो प्योरली शर्ट। ये शर्ट खरीदता है, शर्ट बेचता है। लेकिन यहाँ पर कॉटन खरीदेगा, क्लॉथ बनाएगा, और ये होगा। मुद्दे की बात ये है, सर ये क्या क्या अकाउंट बनाएगा? बेटे जो हमने नया अकाउंट सीखना है वो ये है, ये एक अकाउंट बनाएगा, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये एक नया अकाउंट बनेगा बच्चे, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। उसके बाद पीएनएल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। तो आप कह सकते हैं कि एक नया अकाउंट बन गया, बस कौन सा अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग। वही सिखाना है मैंने आपको, और बात इतनी सी है भाई। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब आप कहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जनरली मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है? फैक्ट्री में। तो भाई जितनी फैक्ट्री की कॉस्ट है ना वो मैन्युफैक्चरिंग में डालो।
मतलब सर, मतलब सर फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के क्या क्या खर्चे होते हैं, फैक्ट्री का रेंट। अभी तक आपको ऐसे रेंट लिखा आता था, आप कहाँ डाल देते, पीएनएल में। पर अब फैक्ट्री रेंट होगा तो पीएनएल में नहीं जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है उसको वेजेस दी जा रही है। अभी तक आप वेजेस को ट्रेडिंग में डालते थे, लेकिन अब आप कहाँ डाल दोगे, मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री में पानी का खर्चा, फैक्ट्री में बिजली का खर्चा, फैक्ट्री में मशीनरी की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में सुपरवाइजर जो कि लेबर को देखता है, फैक्ट्री के अंदर मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री की लेबर कॉस्ट, सारे के सारे खर्चे जो फैक्ट्री के होंगे अब कहाँ चले जाएंगे बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग। समझ रहे हो। सर क्या निकलेगा मैन्युफैक्चर, कुछ नहीं निकलेगा भाई, कॉस्ट निकलेगी फैक्ट्री की, प्रॉफिट लॉस थोड़ा ना निकलेगा। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आज भी मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा, इसी से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, और आप कह सकते हैं पीएनएल से ही आपका क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। पर मुद्दे की बात यो नहीं है, मुद्दे की बात ये है, क्या आपको समझ आ रहा है कि इस कंपनी के लिए व्हाट इज स्टॉक, कैन आई से कॉटन इज ऑल्सो अ स्टॉक। स्टॉक समझते हो बच्चे आप, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोल लो, गुड्स बोल लो, ठीक है। कॉटन, और क्या होगा बच्चे, क्लॉथ, और क्या है सर जी, शर्ट। अब सवाल ये है, बैलेंस शीट से शुरू कर देता हूँ। बैलेंस शीट में मैं इन्वेंट्री दिखाता हूँ कि मेरा स्टॉक है, तो सिर्फ और सिर्फ शर्ट का दिखाऊं, या कपड़ा भी दिखाऊं कि साल जब खत्म हुआ तो इतना कपड़ा पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली exactly. हो सकता है 100 करोड़ का क्लॉथ पड़ा हो आपके पास, 500 करोड़ की कॉटन पड़ी हो आपके पास, तो वो सारी इन्वेंट्री ही तो होती है बेटे। तो बेसिकली बैलेंस शीट में आप रॉ मटेरियल भी दिखाएंगे, आप वर्क इन प्रोग्रेस भी दिखाएंगे, और आप फिनिश गुड्स भी दिखाएंगे एज क्लोजिंग स्टॉक। प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा आपको। मुद्दे की बात ये हुआ है, देखते क्या बोलोगे आप, ट्रेडिंग में क्या दिखाओगे। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है, किस चीज का, ओपनिंग ऑफ कॉटन, ओपनिंग ऑफ क्लॉथ, ओपनिंग ऑफ शर्ट डेबिट साइड पे, और फिर क्लोजिंग ऑफ कॉटन, क्लोजिंग ऑफ क्लॉथ, क्लोजिंग ऑफ शर्ट, या सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स। देखते हैं, ठीक है। आपने बोला फिनिश गुड्स, सही है गलत है पता नहीं। तो एक सवाल है कि कॉटन का ओपनिंग स्टॉक और क्लॉथ का ओपनिंग स्टॉक कहाँ होगा, एग्जैक्टली गुड, क्योंकि वो सारा वहीं पे पड़ा हुआ है। दुकान पे फिनिश गुड्स होते हैं, फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, वर्क एंड वर्क। सर फैक्ट्री में भी तो बन के पैक हो गए होंगे, हाँ बेटे वो अल्टीमेटली दुकान पे ही जाने हैं ना। तो मैं ये नहीं कह रहा जो फैक्ट्री में पड़े हो वहां जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक होगा, और ट्रेडिंग के अंदर आपका कई है सारे। क्लियर है बच्चे यहाँ तक, एक बार इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चे, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, कोशिश ये खत्म ही हो जाएगा। लिख लिया। थोड़ा सा इसके नीचे ऐसे स्टॉक का भी बना लेंगे, यानी कि सर जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक आएगा वो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का आएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो भी रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस।
ओके। ठीक है बच्चे। और इसके बाद सर, मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या बनता है? ट्रेडिंग। मैं तो सिर्फ आपको स्टॉक की प्लेसमेंट बता रहा हूँ बच्चों। तो यहां पर जो ओपनिंग स्टॉक आएगा वो किसका आएगा बेटा? फिनिश गुड्स का। एंड क्लोजिंग स्टॉक भी किसका आ जाएगा बच्चे? फिनिश गुड्स। फिर पीएनएल में तो कोई बात नहीं इन्वेंट्री की। ठीक है। फिर क्या बनेगा बच्चे? बैलेंस शीट। ना पीएनएल का, मेरे को तो सिर्फ आपको स्टॉक की मूवमेंट दिखा रहा हूं। बैलेंस शीट में जब आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं तो यहाँ पे रॉ मटेरियल भी आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा, और फिनिश गुड्स। ओके। चलिए इसको बना दीजिएगा। ठीक है बच्चे, लिख लिया? चलिए। अब ऐसे ना कुछ पहले फॉर्मूलाज और वो दिखाता हूँ, फिर फॉर्मेट बनाएंगे और बस नमस्ते हो जाएगी कहानी। एक ना होता है बच्चे, रॉ मटेरियल। सर, हाँ जी बच्चे। आपकी स्क्रीन सही से नहीं दिख रही है। अच्छा एक सेकंड दोबारा। अब आ रहे बच्चे? यस सर। अच्छा। अब मुझे बताइए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का किसी को फॉर्मूला पता है? कंज्यूम्ड। देखो, एक होता है आपने खरीदा, ठीक है, और एक होता है कि वो लग गया प्रोसेस में, प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ एक बार, हालांकि इसकी डिटेल बात किसी और चैप्टर में होती है वैसे। ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है बच्चे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मतलब आपने 100 रुपए की कॉटन खरीदी, बहुत अच्छी बात है। फैक्ट्री में कितने की कॉटन आ गई? आई एम सॉरी, ओपनिंग स्टॉक है आपका कितना? 100 रुपए का। मतलब फैक्ट्री में ऑलरेडी पड़ी हुई है 100 रुपए की कॉटन। सर जी हमने खरीदा कितने का? 500 का। अब कॉटन कितने रुपए की हो गई? 600 की पड़ी है गोडाउन में। साल के एंड में मैंने देखा 400 की अभी भी पड़ी हुई है। तो आप मुझे बताइए कंज्यूम कितना करे हो? खर्चा 200 होता है आपका। जितनी लग जाती है ना घर में, आपकी मेडिसिन पड़ी है, दवाइयां पड़ी हैं, आप केमिस्ट के पास जाके दवाई ला रहे हो, आपको लग रहा है वो खर्चा है। नहीं, वो खर्चा नहीं है। खर्चा कब होता है? जब आप उसको कंज्यूम कर ले। समझ रहे हो? करेंगे एनपीओ के अंदर। बट आप समझिए कि अगर ये मेरा एसेट है तो एक तरीके से, और अच्छी बात भी बोलता हूं, क्या ये मेरा एसेट है? आप ये समझ रहे हो? ठीक है। इसको फिक्स एसेट जैसा देख लो। कितने रुपए का एसेट है आपका? 100 रुपए का। कितने का और खरीद लिया? 500। तो टोटल क्या हो गया? 600। कितनी वैल्यू बच गई है? तो 200 ही तो डिप्रिशिएट हुआ। फिक्स्ड एसेट भी तो जितना कंज्यूम हो जाता है वही तो खर्चा होता है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? दैट्स कंजम्पशन। आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, एक साल बाद 8 लाख की हो गई। व्हाट इज कंज्यूम? 2 lakhs। समझ रहे हो? और सिंपल यहां रखने के लिए सर, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, 200 रुपए मेरा क्या आ जाता है बच्चे? कंज्यूम्ड। कही क्लियर है बच्चे? देन अब आप समझिए कि एक फैक्ट्री के अंदर ना बच्चे कुछ खर्चे होते हैं जिसका आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए ये फैक्ट्री है। बेटी फैक्ट्री लग रही है ना? वेरी गुड। सर फैक्ट्री के अंदर
कुछ खर्चे होते हैं और उसको बोला जाता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब सर, अरे वो छोड़ो आप, मतलब कोई बात नहीं। आप ये समझो कि इस तीनों के टोटल को क्या बोला जाता है? प्राइम कॉस्ट, पहली बात। ठीक है जी। अब सर आप ये डायरेक्ट लिख रहे हो, तो एक ऐसे ही जनरली दिमाग में आ सकता है आपके, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, देन यू हैव इनडायरेक्ट लेबर, एंड यू हैव इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या ये भी खर्चे नहीं होते होंगे? फैक्ट्री में होते हैं, मैं प्रूफ कर दूंगा अभी। और ये जो इनडायरेक्ट वर्ड होता है ना बच्चे, इसको अभी आप छोटे बच्चे हो, आप जब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, इसको ओवरहेड्स बोला जाता है। समझ रहे हो? ओवरहेड बोला जाता है इसे। कभी कभी आपको ऐसे भी बोल दिया जाएगा, लिखा हुआ आ गया तो फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट हो। समझ रहे हो? ओवरहेड वर्ड का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट। समझ रहे हो? सर ये क्या होता है बेटे, एक बार बस अच्छे से बन जाए और फिर आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। और ओवरहेड जो होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड भी होते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड। सर ये सब क्या है? छोड़ो ना बेटे, एक बार लिख लो इसको, लिख अच्छा दिया है मैंने। पहले इसको बना लीजिए और फिर अब बोलना स्टार्ट करूंगा। आप बच्चों का इको में प्रोडक्शन चैप्टर हो गया? प्रोडक्शन में होता है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, करेक्ट? प्रोडक्शन में करेक्ट, और कॉस्ट भी हो गया क्या? नहीं। उसमें तो टीपीपी और ये इसमें था, प्रोडक्शन में ना। हाँ बस आते ही है तो मैं लॉजिक देता हूँ। ठीक है बेटे। एक बात बताइए, जो इंसान शर्ट बनाता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक शर्ट में कॉटन लगती है, ठीक है, बट आसान करने के लिए एक शर्ट में कितने बटन्स होते हैं? हाँ, 6-7 बटन। कितने बटन है बताइए? एक ही बटन, टी शर्ट है नहीं? हाँ, 4 है बस। क्रिश की शर्ट में कितने हैं? 6। और इधर भी लगे होते? 6 कम लग रहा है यार, 8-10 नहीं होते हैं? ठीक है चलो, मतलब जितने भी। हाँ ठीक है, 15 कह रहे सर, बटन ही लगा दो शर्ट के अंदर, छोड़ो। ठीक है, तो मान के चल लो इजी कैलकुलेशन के लिए कितने बटन होते हैं? 10 बटन।
आपके हिसाब से एक बटन की क्या कॉस्ट पड़ती होगी? 1 रुपया मान लूं, ठीक है। हालांकि मुझे पैसे में रिलेट नहीं करना। अगर एक शर्ट में 10 बटन लग रहे हैं तो भाई ऐसा है 5 लाख शर्ट का ऑर्डर मिला है मुझे। मुझे बता दो मार्केट से बटन कितने खरीदने हैं मैंने। इसे ही बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। प्रोडक्शन डबल होगी तो मटेरियल कॉस्ट मेरी डबल लगेगी। तो आप मुझे बताइए डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ये होता है क्या? आपको क्या लग रहा है जो शर्ट बनाते हैं, क्या उनको ये आइडिया होगा कि एक शर्ट में कितने केजीज ऑफ कॉटन लगती होगी? पता होता होगा, ठीक है। कितने किलो की, जैसे आपके शर्ट में कितने केजी कॉटन लगेगी? 1 किलो होगा या 10 किलो तक? हाँ, कैसे तुम ग्राहक 1 किलो की शर्ट होगी बेटे, थक जाएंगे बेटे। समझ रहे हो, 1 kg इज हैवी। ठीक है, जो बच्चे जिम जाते हैं, पुष्कर जी जिम जाते हैं, वो तो ठीक है, दुष्यंत सर भी पहन लेंगे बेटे 15 किलो की। ठीक है, बट क्या मैं कह सकता हूं, मतलब कितने ग्राम्स, ये ऐसे बोल दो यार, 100 रुपए की कॉटन लगती है जी, हिसाब है इतने ग्राम्स कॉटन लगती है, 100 रुपए की आती है। अब आप मुझे बताओ, मुझे कितनी शर्ट बनानी है बेटे? मुझे 2 शर्ट का ऑर्डर आया, कितने रुपए की कॉटन खरीद कर आऊं मार्केट से? 200। क्या इतना ड्रिल डाउन होगा लाइफ में? बिल्कुल है बेटे, जो मैन्युफैक्चरिंग कर। डायरेक्ट का मतलब, अगर आपने अपनी प्रोडक्शन डबल करी तो कॉस्ट भी डबल है, अपनी प्रोडक्शन 10 गुना करी तो कॉस्ट भी 10 गुना, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन उतना ही मुझे इनटेक लेना पड़ेगा। बट आप मुझे बताइए, तो आपको डायरेक्ट मटेरियल तो समझ आ रहा है। इनडायरेक्ट मटेरियल में अगर आपसे पूछूं, सर शर्ट बनाने के लिए पेट्रोल लगता है और बल्क में लग रहा है, सर पेट्रोल क्यों? मशीनरी चलानी है, पेट्रोल डालना है। बट क्या एकदम एग्जैक्ट लगता होगा एक शर्ट के लिए इतना पेट्रोल, तो 5 लाख शर्ट के लिए इतना नहीं। सो देर आर अदर मटीरियल ऑल्सो। इवन मैं अगर कलर भी बोलूं, शर्ट में कलर लग रहा है, तो ठीक है, वो भी मतलब काफी प्रिसाइज होगा कि इतने ही कलर लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसका रिलेशन थोड़ा सा भी अलग है तो उसको क्या बोल दिया जाता है बच्चे? इनडायरेक्ट मटीरियल। मुद्दे की बात यह है, दोनों मटेरियल चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, फैक्ट्री में ही लग रहा है ना। बताइए, क्लियर है बच्चे? डायरेक्ट मटेरियल में आपका रिलेशन एकदम एग्जैक्ट होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाओगे कॉस्ट तो बढ़ेगी, पर क्या उसी रेशियो से बढ़ेगी? ये कंफर्म। ठीक है जी। अब इसी तरीके से अगर मैं लेबर की बात करूं, एक बात बताओ, अगर आपको एक शर्ट बनाने में, एक लेबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने बात करी, जैसे हम लोग जैसे कभी स्टिचिंग कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो एक शर्ट दी तो मैंने बोला भैया कितनी देर में दे दोगे? ऐसा होता है ना। ठीक है, कई बार हो सकता है ना, आप कोई ट्राउजर स्टिच करा रहे हो, ठीक है, बॉयज का कम होता है, पर कह सकता हूँ गर्ल्स का तो सारे ही ऑलमोस्ट तुम लोग के फंक्शन के जो होते हैं वो स्टिचिंग के बेसिस पर होते हैं। ठीक है, तो मान लो एक शर्ट या वॉट एवर एक ड्रेस, वो लेबर कितने घंटे में करके दे रहा है? और भाई साहब मैंने बोला ये लो जी 5 शर्ट पकड़ लो, अब बताओ कितने घंटे, तो 10 घंटे बोल देगा। समझ रहे हो? तो ये भी क्या चीज है? डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं एक चैप्टर पढ़ने में अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं, तो आपको 2 चैप्टर करने में कितने घंटे लगेंगे? कैसे, पहले तो ब्रेक लेंगे हम 1 घंटे का, जब एक चैप्टर हो जाएगा। क्या ये वाली चीज फिक्स्ड है क्या? सर चैप्टर अलग डिपेंड करता है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर एक सब्जेक्ट, जैसे सपोज करो मैं बोलूं लॉ, कितने घंटे में खत्म कर दोगे बेटे आप पूरा? हाँ, पूरी बुक? हाँ, कह सकता हूं। अगर तुम, जैसे मैं बोलूं, तुम्हारा पेपर जैसे कब है? दिसंबर में है मेजरली बच्चों का। ठीक है, दिसंबर जनवरी, कितने महीने बचे हुए हैं? 5। ऑन एन एवरेज तुम 2 घंटा पढ़ रहे हो मान लो लॉ को, ठीक है। तो 2 घंटा और कितने दिन हो गए? 5 महीने है ना, मतलब 150 दिन। 150 दिन तक अगर आप 2-2 घंटा पढ़ोगे, तो आप कह रहे हो सर 300 आवर्स में हमारा पूरा लॉ हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूं बेटे अकाउंट्स का बताओ, तो आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है बेटे? 5 घंटा बेटे। ठीक है, तो अलग अलग हो गया ना, लेबर आवर्स अलग अलग हो गए बच्चे। ठीक है, और कितने दिन तक बच्चे? 150, तो 750।
तो ऐसा नहीं है भाई, जो इजी सब्जेक्ट है उस पर कम टाइम देना है और जो बेटे टफ है उस पर ज्यादा टाइम देना है। तो ये इनडायरेक्ट लेबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। रिवर्स मत कर देना बेटे इसको, ठीक है। चलिए, तो ठीक है सर जी। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, आप सब इतनी देर से देख रहे हो कि सर रॉ मटेरियल, वर्क, फिनिश गुड्स, अगर मैं आप बच्चे से पूछूं, आप बच्चों से, आप सब बच्चे क्या हो? आर यू फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, या रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल हो? My God, बेटे 12th पास कर रॉ मटेरियल चल रहा है, नहीं बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप सभी बच्चे अभी जैसे, अगर मैं बोलूं फाउंडेशन लेवल पे, क्या बोलूंगा मैं, आप सभी बच्चे क्या हो? रॉ मटेरियल। फिर आप इंटर में आ गए, वर्क इन प्रोग्रेस, पास हो गए हो आप, अभी भी क्या हो? वर्क इन प्रोग्रेस हो गए। फिर आप फाइनल में जैसे पास हो गए, तो फाइनल में भी, अच्छा फाइनल क्लियर कर लिया, चलो ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। जब आप फाइनल के अंदर हो तब भी वर्क इन प्रोग्रेस हो, लेकिन जब आप बेटे सीए सीएमए बन गए, अब आप क्या बन जाएंगे? फिनिश कोर्स बन गए, और आपको मार्केट में भेज दिया जाए, समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि आप सभी बच्चे अभी किस स्टेज पर हो? रॉ मटेरियल। और आप क्या बनने के लिए आए हो? और दुष्यंत सर, मैं, रोहित सर, विशाल सर, हम सब मशीनरीज हैं जो आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं बेटा, ठीक है, प्रोसेसिंग चल रही है आप, ठीक है। ओके सर, ठीक है जी, ये हो गया कहानी। और क्या है? अच्छा, लेबर का भी समझ गए ना? एक शर्ट पे 5 घंटे, तो 500 शर्ट पे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सर एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये क्या होता है? मैंने आपके साथ ये, आई थिंक, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे, बात करी थी कुछ था। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, पेप्सी ज्यादा पीते हो या कोका कोला? कहने से कोक ज्यादा पीते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? मतलब कोई बच्चा ऐसा है जो पेप्सी पसंद है? फर्क सेम है? नहीं है, टेस्ट का नहीं फर्क है, तो जिम जाते तो इसलिए, हाँ, ठीक है। तो पर टेस्ट का तो काफी फर्क है, मतलब पेप्सी मीठी है ज्यादा, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है, जैसे दिल्ली एरिया में कोक ज्यादा बिक्री होगी या पेप्सी? कोक ज्यादा, लेकिन कह सकता हूँ ये तो डिपेंड करता है, किसी और स्टेट में हो सकता है पेप्सी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। मैं आपको ही कह रहा हूँ, पेप्सी ने बोला भाई कोक, मेरे को ये फॉर्मूला दे दे भाई, मेरे को भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है और मैं कोक का ही टेस्ट प्रोड्यूस कर दूंगा, क्या कोका कोला अलाउ करेगी? अरे भाई, तो कॉम्पिटिटर ऐसे थोड़ना। पेप्सी ने बोला, पूरा लॉजिक तो सुन लो, उसने कहा तुम अगर ये इट गए, इस एरिया में कोका कोला तुम्हारी कोई प्रेजेंस ही नहीं है, तुम्हारे पास लाइसेंस ही नहीं है बॉटल बेचने का, तुम ऊपर अपनी कोका कोला बेचो ना, मैं एक बॉटल मेरी यहां पे नहीं मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम मुझे फॉर्मूला दे दो, मैं पेप्सी का नाम लिख के अंदर टेस्ट किसका होगा? कोका कोला। इधर के लोग कोई ऊपर थोड़ा ना आ रहे हैं बार बार चेक करने के लिए, आप समझ रहे हो? आप समझो, एक टेस्ट डेवलप हो चुका है, ठीक है। आपको कोई फर्क पड़ेगा, आप कभी नहीं, अगर कहीं रह रहे हो और उधर पेप्सी और कोक लिखा हुआ है, कि लोगों को क्या पता लगना है? मतलब अगर आप आपके सामने सामने हो रहा है तो वो अलग है, जब वो चीज है। लेकिन अगर बोलूं यहाँ पे आज तक कोक की सप्लाई ही नहीं हुई है कभी, सप्लाई चेन ही नहीं है, कोका कोला का एनालिसिस है यहाँ पे, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना ही नहीं, मेरे को फायदा ही नहीं होना, पेप्सी ने बोला यहाँ पे मुझे करना देना, बेचना देना। अब मुझे बताइए, क्या कोका कोला ये सोच सकती है कि चल तू यहाँ बेच ली? हो सकता, ठीक है। और उसने बोला पर बॉटल जो भी आप प्रोड्यूस करोगे ना, बेचने की बात नहीं कर रहा, 5 रुपए पेप्सी तुम्हें मुझे देने पड़े, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, आपकी फैक्ट्री है, बना लो, जितनी बॉटल बनाओगे मल्टीप्लाइड बाय 5, मेरे को पैसा दे देना, बिके ना बिके मेरे को उससे कोई मतलब। तो ये क्या होता है बेटे? रॉयल्टी बोला जाता है इसे, समझ रहे हो? जिंदगी में हमेशा जो लोग के पास बहुत सारा पैसा होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, वो खुद से नहीं सीखते, इमीडिएटली जो एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है उसको खरीदते और एक मार्केट में बेचना शुरू करते, समझ रहे हो? सो बेसिकली क्या रॉयल्टी को भी मैं डायरेक्ट एक्सपेंस बोल सकता हूं बच्चे?
बिल्कुल बोल सकते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि जितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे उतने ज्यादा पर यूनिट बढ़ रहा है मेरा ये। तो आप कह सकते हैं सर जी ठीक है सर, फैक्ट्री के अंदर ये खर्चे में समझ आ रहे हैं। अब मैं आपको इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर की बात कर लेता हूँ। एक बात बताइए, जो लेबर काम कर रही होती है उन्हें ओवरसी करने के लिए सुपरवाइजर रखना पड़ता है। तो उसका ये होता है प्रोडक्शन डबल तो सुपरवाइजर डबल नहीं। सुपरवाइजर कहता है 100 लेबर देखूंगा, इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जैसी लेबर 110 हुए तो सुपरवाइजर दूसरा रखना पड़ेगा। हालांकि प्रोडक्शन तो एकदम से नहीं बढ़ी होगी, पर कॉस्ट तो इनवेरिएबली बढ़ रही है ना उसके एंगल से। तो वो क्या हो जाता है बच्चे, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप बिजली का खर्चा ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। मेरा आपसे सवाल, प्रोडक्शन डबल तो बिजली का खर्चा डबल, ऐसा है क्या? आपके घर में जो बिल आता है, किसी बच्चे ने देखा इलेक्ट्रिसिटी का बिल? उसमें देखा आपने कुछ यूनिट्स तक कम प्राइस होता है, फिर उसके बाद ज्यादा होता है, देखा बच्चों ने? अभी भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल जीरो आते हैं क्या? गर्मियों में तो हाँ कम चांस है। ठीक है। बट आपको पता है, आपने पढ़ा होगा शायद से स्टेप लैडर कॉस्ट या कुछ ऐसी नहीं पढ़ी अभी? ठीक है, आएगी वो जिंदगी में तुम्हारे। अरे बात इतनी सी है, मान लो यहाँ के अगर मैं आपको बोलूं मेरे कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए, 1000 यूनिट। ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किस बेसिस पे चल रही है, यूनिट्स। सरकार कहती है पहले 200 यूनिट पे 10 रुपए लेंगे आपसे पर यूनिट। ठीक है। उसके बाद 200 से 500 यूनिट पे 30 रुपए पर यूनिट। उसके बाद 500 से 1000 पे 80 रुपए पर यूनिट। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे बिजली का बिल कितने का आएगा? मैंने टोटल यूनिट कितने कंज्यूम करे? 1000। तो जिसमें से पहले 200 पे 200 इंटू 10, फिर उसके बाद 300 इंटू 30, और 500 इंटू। तो भाई आप ये समझो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि प्रोडक्शन डबल तो यूनिट्स भी डबल तो रेट भी डबल ही चल रहा है, ऐसा तो नहीं चल रहा ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यार एक बात बताइए, एक चीज समझो। अगर मैं अभी बोलूं इंस्टीट्यूट के अंदर 8 एसी लगे हुए हैं, अगर 8 के 8 चलते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं हमारा बिल आता है 30,000 रुपये महीने का। 8 एसी चलते हैं तो 30,000 रुपये आता है। अगर मैं एक एसी चलाऊंगा तो आप ये बात की गारंटी दे रहे हो 30,000 डिवाइडेड बाय 8 आएगा? ऐसा नहीं होगा भाई। 10,000 तो आता ही आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फिक्स चार्ज है 5,000 रुपये। समझ रहे हो? ऐसे थोड़ा ना होता है कि बिजली का बिल आप प्रोडक्शन डबल तो बिजली का प्रोडक्ट डबल हो सकता है, वो डबल हो, डबल से ज्यादा भी हो जाए या उससे थोड़ा सा कम हो। अब ये तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है ना, इमीडिएट रिलेशन थोड़ा ना है इसका। तो वो क्या हो जाता है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो अब मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा, एक फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे खर्चे आपके दिमाग में हो सकते हैं जो कैसे जाएंगे, तो वो फॉर्मेट से हो जाएगा। ओके, तो सर देखते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बने। सर ये भी एक साल का होता है? हाँ बेटे एक साल का होता है। जैसे अभी अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो ये 24-25 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा? ओपनिंग स्टॉक पर बड़े ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा आपको फिल्टर करता जाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक किस चीज का है? ये रॉ मटेरियल का, पहले तो समझना। मैं इसी में जो मैंने मटेरियल परचेज करा, कॉटन परचेज करी थी, ऐड हो जाएगा, और यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये क्या आ गया? रॉ मटेरियल, या आप इसको डायरेक्ट मटेरियल भी बोल दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें।
लेकिन आप कंज्यूम निकाल गए आप सीधा सीधा। सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे कि ओपनिंग लिख दिया, परचेज लिख दिया और क्लोजिंग कर सकते थे वहां पे भी, लेकिन आपको ये चीज समझ आनी चाहिए दैट ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम। और ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेहतर आंसर तो आ ही जाएगा। देखो क्लोजिंग ऐसे माइनस कर रहा हूं उसकी जगह यहाँ लिख दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अरे सिस्टम होता है वो लिख दिया मैंने। इसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल लिखा ऐसे ही हम क्वेश्चन में दिया होगा तो डायरेक्ट लेबर भी डाल दूंगा। और क्या था बच्चा हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस। आपको इनका टोटल करके प्राइम कॉस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक काम करने का तरीका होता है कि हाँ ठीक है पहले डायरेक्ट वाली बात है डाल दी। ठीक है, इसके बाद सर इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर, पर अब मैं ठीक है वो नाम तो चलो लिख ही देता हूं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर में ना एक एग्जांपल लिखना चाहता हूं। सुपरवाइजर सैलरी लिख दूं, फैक्ट्री के अंदर जो सुपरवाइज कर रहा है ना, तो वो। और फैक्ट्री में अगर सिक्योरिटी गार्ड है 10 तो वो भी आ जाएगा भाई, वो प्रोडक्शन में थोड़ा ना लग रखे वो, समझ रहे हो। तो आप ऐसी सिर्फ सुपरवाइजर सैलरी हो गया बच्चे। ओके, अब इसके बाद मैं रैंडमली कुछ भी नाम लिखूंगा बेटे। ठीक है, फॉर्मेटिंग एक लेवल पे मैंने दिखा दिया आपको। अच्छा एक चीज बस नहीं लिखी मैंने, जो कि आप इधर लिख सकते थे, वर्क इन प्रोग्रेस भूल गए हम लोग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ, सर इसमें ओपनिंग क्लोजिंग माइनस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बेटा। तो क्लोजिंग कहां लिखे सर, इधर लिख दो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन। ओके, अब क्या होगा सर, अब आप मुझे बताइए और फैक्ट्री के खर्चे क्या दिमाग में आ रहे हैं। रेंट ऑफ फैक्ट्री, हाँ बिल्कुल लिखेंगे अब, रेंट ऑफ फैक्ट्री। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डालूं यहाँ पे, नहीं सर वो कोई फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, आप बेचना चाह रहे हो। मशीनरी की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, बिल्कुल आएगी बेटे। अच्छा ये जो मशीनरी है ये कहां पर है, फैक्ट्री में है या हेड ऑफिस में, फैक्ट्री में। ठीक है, जो हेड ऑफिस में होगी अगर लिखा आ गया मशीनरी इन हेड ऑफिस, भाई साहब पीएनएल में जाएगा, समझ रहे हो। और क्या आएगा, पावर गैस फ्यूल। ठीक है, ये वाले अब आपको थोड़े यहाँ पर दिखेंगे, पावर गैस फ्यूल एक्सपेंस। कोई कैंटीन का एक्सपेंस हो गया, खाने का खर्चा हो गया, लेबर का। आपको पता है अगर एक फैक्ट्री चलती है तो मैंडेटरी होती है लेबर के खाने के लिए कैंटीन होनी होनी चाहिए, लाइसेंस मिलता है फैक्ट्री चलाने का, उसे कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, फायर सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए, इतने सारे खर्चे लिखने। बस एक छोटी सी चीज और क्या बोल रहा हूँ सर, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर अगर हो गया कोई रिपेयर एक्सपेंस, वो भी कहाँ आ जाएगा। क्लियर है जी। एक पॉइंट और आएगा क्योंकि वो है, अच्छा मशीनरी अगर मैंने हायर पे लिया तो किराए पे, वो भी आ जाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू हायर चार्जेस ऑफ मशीन। इसके अलावा तो बेटे अब लिखते जाओ तो लिखते ही जाओ। तो मुद्दे की बात ये है, डेबिट साइड पे आपके फैक्ट्री के खर्चे आ गए। अब आप मुझे बताइए, यहां पर एक, मैं जो लिख रहा हूं आपको भी समझ नहीं आएगा, लेकिन एक बार लिख लीजिएगा, एनआरपी ऑफ, एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे एक बार अभी देख लेंगे। टेक्निकली स्क्रैप सेल्स होता है, कुछ बचा हुआ है ऐसे ही बेच दिया। एनआरवी स्टैंड्स फॉर, एनआरवी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये क्यों लिखा है देख लेंगे, ले दे के जो बच गया उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। बात इतनी सी है जी।
डेबिट साइड में सारा का सारा खर्चा आया है। मान लो 100 रुपए का खर्चा है, मान लो 20 रुपए का स्टॉक रह गया, तो नेट नेट खर्चा कितना है आपका? 80 रुपए। और ये 80 जाके ट्रेडिंग में चला जाए। ठीक है बच्चे, तो इससे कोई प्रॉफिट नहीं निकला। आप ये कह सकते हैं दैट योर बैलेंसिंग फिगर इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे बैलेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे तो वहाँ पे एटीएम क्या लोड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये देख, इसके नीचे वही बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं ओपनिंग स्टॉक किसका आएगा? फिनिश गुड्स का। और यहाँ क्या आ जाएगा? टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वो जो ट्रांसफर वहां से हो रहा है, एंट्री क्या बनी उसकी? ट्रेडिंग टू मैन्युफैक्चरिंग बनी ना। तो टू मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर आ गया। और तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डाल दोगे। और बेटे जो सेल वेल दी होगी वो तो क्वेश्चन में देखेंगे ना। मुद्दे की बात ये है कि ये आपकी, आप इसको इंडिविजुअली एक एक करके डालते। मैंने एक जगह पे टोटल सम अप कर दिया और सीधा डाल दिया मैं। समझ रहे हो? तो अभी कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये ट्रांसफर ही हुआ है ना बेटे इस पे। कहिए साहब जी, क्लियर है? इससे ज्यादा कोई बात नहीं है बताने की। हालांकि बाय प्रोडक्ट की बात है, बट आइए एक बार थोड़े एक दो क्वेश्चन देखते और बाय प्रोडक्ट की बात कर लेंगे। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? तो अब आप देखेंगे कि अब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ रहा होगा सारा क्या चल रहा है। ठीक है बच्चे? ओके, नोट कर लिया बच्चों ने? चलिए आइए। आइए बच्चों, बहुत ही बच्चों वाला सवाल आएगा बेटा पहला। चलो एक बार थोड़ा फॉर्मेट देखना है तो। रॉ ओपनिंग, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला समझ आ रहा है आपको? आपको एक डायरेक्ट मटेरियल, और ये नॉर्मल रीड करोगे तो कर लेना, बाकी मैंने अंदर कंटेंट लिखवा दिया है। आइए सबसे पहले सवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 1। 1 लाख यूनिट्स वर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री। बहुत अच्छी बात है, 1 लाख यूनिट बने हैं। पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट इज 10, लेबर कॉस्ट वॉज 5। अपार्ट इट वॉज अग्रीड टू पे रॉयल्टी ऑफ 3 per unit to the Japanese collaborator who supply technology. Calculate manufacturing cost। भाई 10 रुपए का लेबर, सॉरी मटेरियल 10, लेबर 5, 3 रुपए 18, 1 लाख यूनिट 18 लाख कॉस्ट। क्लियर है? हो गया ना? ओवरहेड का मतलब देख लो एक बार, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट वेजेस। क्लियर है बच्चे? बाय प्रोडक्ट पे आ जाऊंगा, 5 मिनट की बात है। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट है। आपको इसमें दिखेगा यूनिट्स का भी एक कॉलम बन रखा है। हालांकि क्वेश्चन आएगा यूनिट्स का, पर वो लॉजिक सिंक नहीं कर रहे होते ही। ठीक है, बनाना होगा बना लेंगे, कॉलम खाली ही जा रहा होता है, बस एक दो ही जाएंगे। मुझे बताइए, फॉर्मेट समझ आ रहा है आपको? यस सर। भाई कंज्यूम्ड है वेजेस, और ये फैक्ट्री ओवरहेड सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाले हुए, और उधर क्रेडिट साइड में बाय प्रोडक्ट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है जी? ओके, आइए अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, और फिर एक और क्वेश्चन करना होता है बस, फिर नमस्ते बच्चे। आइए इलस्ट्रेशन में 2, ये सॉल्व भी करेंगे और आपसे ही करवाऊंगा। ठीक है, आइए एक बार रीड करवाते हैं। मिस्टर विमल runs a factory
विच प्रोड्यूसेस सोप। बहुत अच्छी बात है। जैसे ही हमने लाइन पढ़ी हमें आइडिया लग रहा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग का है। व्हाई? बिकॉज ही इज अ प्रोड्यूसर, ही इज प्रोड्यूसिंग सोप्स। और बिजनेसमैन का क्या नाम है जी? विमल। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। क्या आप मुझे बता सकते हैं फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 21। और मुझे ऐसी, ठीक है, अभी अंदर डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 21-22। ठीक है जी। मैं आपसे बस सवाल पूछूंगा, बता देना, फिर आप ही बनाइएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा? डेबिट साइड। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट साइड। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट साइड। क्लोजिंग क्रेडिट, बट इसको हम कंज्यूम्ड में दिखा देंगे। अगर तुम्हें तीनों देखोगे ना, रॉ मटेरियल का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, परचेज भी दे रखा है, कंज्यूम निकाल दूंगा ना सीधा सीधा। ठीक है। अगला देखिएगा, हायर चार्जेस ऑफ मशीन। ओहो, हायर जब किराए पे लिए मशीन 60 पैसे पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड? 5 लाख दे रखा है भाई। 5 लाख का 60 पैसे, 3 लाख रुपए का किराया, तो क्या कर दूंगा? डेबिट साइड पे दिखा दूंगा। ठीक है जी। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री डेबिट साइड पे दिखा दूंगा। डायरेक्ट वेजेस, लेबर की कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टेड गए 80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, 0.80 पैसे पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। कितने मैन्युफैक्चर्ड दे? 5 लाख। तो 4 लाख की कॉस्ट हो गई, पर बात यहां खत्म नहीं हुई। 40 पैसे पर यूनिट क्लोजिंग। लेबर कह रहे हैं अरे भाई जो आधा बनाया उसका भी तो पैसा दे दो। ठीक है, उतना डिटेल नहीं जाना, सीधा क्या देखना है? 40 पैसे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क कितने यूनिट्स है? तो 12,000 इंटू 40 पैसे कर देना, 4800 आ जाएगा। समझ रहे हो? 4 लाख और 4800 जोड़ दोगे बस आप। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डेबिट साइड बन जाएगा भाई, कॉस्ट बन जाएगा बेटे। एक बार आंसर दिखाता हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बस ये देख लो कि ये देखो इन्होंने ना यूनिट्स में क्या करा हुआ है। ओपनिंग के यूनिट्स दिए थे अगर आपको याद हो, क्लोजिंग के भी दिए हुए थे, और फिनिश कर दे। पर क्या कोई लॉजिक बैठ रहा है कहीं पे? कुछ नहीं, बस कॉलम में जो क्वेश्चन में यूनिट दिया है यूनिट का डाल दिया। क्लियर है बच्चे? शुरू हो जाइए सर जी, और पूरा का पूरा बना के बता दो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहीं डाउट आएगा तो पूछ लेना बच्चे, कहाँ पे जाएगा आंसर भी दिखा दूंगा, वैसे कर लूंगा तो हेल्प हो जाएगी आप। हमने बैलेंस नहीं बच्चे, क्लोजिंग को बैलेंस शीट में डायरेक्ट दिखाओ, पहले मैन्युफैक्चरिंग में डालो तो दिखाओ। ये फैक्ट्री के खर्चे, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये ट्रायल नहीं है, कुछ नहीं, ये डिटेल है। और आपको कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए तो दिखाओ।
पहले सही था यार, केजरीवाल जी थे, नहीं यहाँ पर तो अपनी की बात है। अभी भी सही है। क्रेडिट साइड में सही जा रहा है, दो बार और कुछ नहीं। हाँ, और कुछ नहीं है। कितना है कॉस्ट? 19,08,000। क्या बात है ना। कर लो आराम, डेबिट क्रेडिट निकाल ले। फॉर्मेटिंग सीखा होगा कि नहीं? फॉर्मेटिंग देख सकता है। 5 नंबर का मतलब बहुत इजी है। हाँ, लेकिन एग्जाम में किसके चांस होंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कम आता है, 5 अटेम्प्ट में एक बार आ गया। और वो कैसे आएगा? फाइनल अकाउंट्स के साथ मिलकर आएगा। अब जो क्वेश्चन दिखाऊंगा, ट्रायल दिया होगा उसमें, अब तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग भी बनाना होगा, ट्रेडिंग, पीएनएल एडजस्टमेंट होगा, सारा होगा। हाँ हाँ, बी वो बड़ा क्वेश्चन। हाँ जी। फॉर्मेट करवाया इसका फॉर्मेट इंटरेस्ट एक्सपेंस नीचे का मल्टीप्लाई जो आएगा फिर सारा एक्सपेंस हेडिंग हेडिंग की तो हेडिंग का नहीं प्रॉपर। देख मैं दिखाता हूँ, एक बार दिखाता हूँ, एक आइडिया लगेगा। हालांकि मतलब ऐसे फॉर्मेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा, बट कोशिश आप यही करोगे कि रिज्यूम दिखा दिया, वर्क इन प्रोग्रेस पहले दिखा दिया, जैसे कंज्यूम दिखा दिया, फिर लेबर दिखा दिया। टाइम कुछ नहीं है। प्राइम कॉस्ट लिखने का ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ तो कोई जैसा नहीं। हाँ क्वेश्चन। यार अगर यही क्वेश्चन है तो बिल्कुल बनाना पड़ेगा। जैसा इंस्टीट्यूट करता है ना, वैसा प्रेजेंट करना पड़ता है। आप डायरेक्ट बेसिस 80 पैसे पर यूनिट मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर की 5 का इनको 80 पैसे आएगा, 4 40 पैसे पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WI पर यूनिट। क्लोजिंग कितना? 12,000 टू 0.4 4800, तो 4 लाख प्लस 48। Okay? 19,08,000। वंश का भी आया पीछे? नहीं आया? कोई डाउट है तो पूछो यार। आंसर दिखाऊं क्या? कितने बच्चों का हो गया? ठीक, करते रहो बच्चे, जिनका नहीं हुआ अभी, मतलब वो मतलब थ्रू करना है। आंसर दिखा दूं? 19,08,000। और ऑनलाइन में बच्चे कर रहे, बेटे सॉल्व कर रहे हो या आराम से बैठे हुए हो? है ना। तो ऑफलाइन में बच्चे कह रहे हैं कि आप घर पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे। एक बार ग्रुप में फोटो भेज दो बच्चे, जिसका हो गया। सार्थक जी, आस्था जी, छवि, कशेश, मानसी, मान्या, मेवेश, सागरिका। क्या करना है? हाँ, टोटल किसका? 19। ये आगे बढ़े क्या?
बड़े बच्चे आगे हो गया ना, आगे बढ़ू ना? ओ माय गॉड, यही तो क्वेश्चन है बेटे जो करना है। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 बजे करेंगे और बस फिर चैप्टर नमस्ते ही है। On 31st March 22, the trial balance of Mr. White were as follows. क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा साल की बात चल रही? और आपको ट्रायल गिवन है, बहुत अच्छी बात है। ट्रायल गिवन का मतलब क्या होता है? जो ट्रायल में है वो तो एक ही बार जाना है। एक ही बार कहाँ कहाँ जाता था? या तो ट्रेडिंग, या पीएनएल, या बैलेंस शीट। पर अब की बार चेंज हो जाएगा, हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग में भी जाएगा। ठीक है जी। तो ये बहुत सारी बातें दी हुई हैं। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन। सर हमें तो नहीं पता लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। हाँ बेटे, अभी तक तो नहीं पता लग रहा, लेकिन आप एक बार एडिशनल पढ़िए। स्टॉक ऑन 31 मार्च 22, रॉ मटेरियल 16,200। अब मुझे बताओ, अगर रॉ मटेरियल की बात करा तो मैन्युफैक्चरिंग ही तो हुआ ना। तो अगर मैं आपसे ऐसी पूछ लूं, अभी आप देखना ओरली करा दूंगा आपका क्वेश्चन। 16,200 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, कितने इफेक्ट जाएंगे इसको? दो। पहला कहाँ जाएगा? एग्जैक्टली, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक तो मैन्युफैक्चरिंग और एक बैलेंस शीट। फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में जाएगा और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा, एसेट है भाई। और सेमी फिनिश गुड 78, मैन्युफैक्चरिंग और बैलेंस शीट। तो हो गए दो इफेक्ट इसके। अगला क्या है? सैलरीज एंड वेजेस अनपेड फॉर मार्च 22 वर 900 एंड 2000। पहले मैं सैलरी पे फोकस कर लेता हूं। सैलरी का आउटस्टैंडिंग कितना है? 900, है ना? अब हमें ट्रायल में सैलरी दिया हुआ है क्या? 10,000। तो नौ, अच्छा ये 10,000 है, तो मैं क्या करूँ आउटस्टैंडिंग का? ऐड कर दूंगा, क्योंकि हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये सैलरी पेड होगा। ठीक है, तो सैलरी पेड कितना है? 10,000। और क्यों करते हैं? और मैं जस्टिफाई कर देता हूं। आपको दिख रहा है क्या कहीं सैलरी आउटस्टैंडिंग बना हुआ? इसका मतलब उसने एंट्री नहीं डाली सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो 10,900 हो गया। 10,000 दिया हुआ है, 900 का आप और ऐड कर दोगे। अब सवाल ये है कि किधर दिखाओगे इसको? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और दूसरा पीएनएल के अंदर। पीएनएल में सैलरी 10,000 तो दिखाई रहे हो, 900 ऐड कर दोगे, बैलेंस शीट में भी 900 ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग। वेजेस 2,000 ऐड कर देंगे, जो भी वेजेस दे रखा होगा। सवाल ये कौन से अकाउंट में है? ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब जब मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है तो हम यही एज्यूम कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और वहीं जाएगा। ठीक है बच्चे। मशीनरी को डेप्रिशिएट कितने से करना है? मशीनरी है कितने की? 10% कितना हुआ? कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग में दिखा दूंगा खर्चा, और दूसरा बैलेंस शीट में 7,000 कम कर दूंगा। देन फर्नीचर, अरे सर ये क्या रेट है सर? ये 71/2 नहीं है, ठीक है, ये 7.5 है बच्चे। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप समझिए। ये ऐसे लिखा जाता था ना, 7/1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते थे याद है? इसको मल्टीप्लाई करते थे, एक ऐड करते थे, 15/2, तो 7.5 ही है ना। ठीक है, और कभी भी पेपर में भी ऐसा हो जाए ना, तो थोड़ी कॉमन सेंस भी लगा लेना बेटे। ठीक है, आपको लग रहा है ये परसेंटेज कभी देखी है आपने? नहीं। ठीक है, ठीक है, उस टाइम एकदम चले दिमाग नहीं चले, पर ये 7/1/2 है, दैट इज 7.5। नाउ द क्वेश्चन इज फर्नीचर कितने का है? 10,000। 750 के 7.5% हो गया, 750। कहाँ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में क्यों जाएगा? पीएनएल। फर्नीचर है भाई, समझ रहे? फर्नीचर है, पीएनएल में डिप्रिसिएशन जाएगा, और बैलेंस शीट में 10,000 में से 750 माइनस हो जाएगा।
ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड। मेंटेन मतलब क्लोजिंग कितना परसेंट? जनरली हमेशा क्या होता था, हम लोग जो मेंटेन करते थे तो वो डेटर्स का होता। इन्होंने क्या लिख दिया, 1% ऑफ सेल। तो आइए पहले सेल्स देखते हैं एक बार। सेल्स कितने की है बेटा? 1,67,200। इसका 1% क्या हुआ? 1672। 1672 रुपए का प्रोविजन क्लोजिंग होना चाहिए। ऑलरेडी चल रहा है क्या? ओहो, ऑलरेडी कितने का प्रोविजन चल रहा है बेटे? और होना कितने का चाहिए था? तो 22 रुपए का बना दो ना प्रोविजन। पीएनएल टू प्रोविजन, पीएनएल में 22 रुपए दिखा दूंगा, बैलेंस शीट में डेटर में से 1672 माइनस कर दूंगा प्रोविजन। क्लियर हो रहा है ना आपको? सारी फाइनल अकाउंट्स की नॉलेज ही लग रही है आपकी। अब क्या बोल रहे हैं सर? ऑफिस प्रेमाइस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया। सर ये क्यों बोल रहा है ऐसे? देखो बेटे, अगर ऑफिस 1/4 एरिया है तो 3/4 क्या है? फैक्ट्री। ठीक है, और ये बात क्यों कर रहा है? क्योंकि रेंट दिया हो। तो आप समझिए, रेंट कितने रुपए है? 6,000। 6,000 का, मैं ऑफिस की बात कर लेता हूं पहले। 6,000 का कितना? 1/4। ये ऑफिस का हो गया कितना? वो तो पीएनएल में डाल दो ना इसको, ऑफिस का थोड़ा ना डालोगे। और जो बच गया 3/4, 3/4 आएगा 4500। मैन्युफैक्चरिंग में डाल दो बेटा उसको। बताइए, क्लियर है? पर एक बात बोलना चाहूंगा, मैन्युफैक्चरिंग में 4500 डाल दिया आपने, यहाँ डाल दिया। आउटस्टैंडिंग भी बनाओगे या नहीं बनाओगे? बनाओगे ना, तो मत भूल जाना। खर्चा तो डाल दिया आपने, लायबिलिटी क्या है उसकी? तो बैलेंस शीट में, आई एम सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये तो ट्रायल में दिया हुआ। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूं। ठीक है, कोई लायबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है बेटे, ट्रायल के अंदर है, सिर्फ उसकी बाइफरकेशन बतानी है बस। ठीक है, एडजस्टमेंट में ये थोड़ा ना है कि मैं खर्चा पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूं, खर्चा तो रिकॉर्डेड है, मैं तो सिर्फ बाइफरकेट करा था। ठीक है ना? ओके, अगला क्या पॉइंट है बच्चे? लाइटिंग, बिजली का खर्चा 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। लाइटिंग है कितने का? 1350। 2/3 होगा आई थिंक 900 रुपए। 450, 1/3 बन रहा है। 2/3 कितना हो गया? 900। बेटे 900 को कहाँ दिखा दोगे? मैन्युफैक्चरिंग में। और 1/3 किधर दिखा दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रिपेयर, अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग बनाओ, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाओ। अभी एक बार के लिए रुक जाइए, आपको नीचे का तो सारा समझ आ गया। ये ट्रायल की भी एक एक चीज देख लेते। मुझे बताइए सबसे पहले स्टॉक क्या दे रखा है? 1/4/21 का रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा बच्चे? ये मैन्युफैक्चरिंग में। वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग, डेटर्स। वही डेटर्स का तो आपको पता लग गया ना, 24,000 में से प्रोविजन माइनस जो करनी होगी। कैरेज ऑन परचेज, आप समझो, कैरेज ऑन परचेज है। ठीक है, मैं क्या परचेज करता हूँ? मैन्युफैक्चरर हूँ, रॉ मटेरियल, और ये मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी कहाँ जाएगा बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। बिल रिसेबल्स, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि अब जब मैन्युफैक्चरिंग है तो वो ऊपर ही हो गया सारा काम। सैलरीज, पीएनएल, टेलीफोन सॉरी एंड पोस्टेज, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, कैश एट बैंक, ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर्स टू प्लांट। मैन्युफैक्चर, प्लांट है जी, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग है जी। परचेज क्या करा होगा? रॉ मटेरियल ही करा होगा। फैक्ट्री है इसकी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, रेंट को हमने बायफरकेट कर दिया, लाइटिंग कर दिया। जनरल एक्सपेंस पीएनएल। ठीक है, जनरल एक्सपेंस कहा जाएगा? पीएनएल। ओके, अब देखते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सेल ऑफ स्क्रैप। ये आपको मैन्युफैक्चरिंग में जो भी स्क्रैप होता है, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उसने काम करा, कोई सामान बच गया, ठीक है, उसे बाय प्रोडक्ट बोला जाता है, स्क्रैप सेल्स बोला जाता है। तो क्रेडिट साइड पे दिखा देते हो। उससे क्या होता है? आपकी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री रिड्यूस हो गई। मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट है 100 करोड़,
1 करोड़ का सामान ऐसी स्क्रैप सेल हो गई तो कॉस्ट तो 99 ही बोलूंगा ना, समझ रहे हो। कमीशन रिसीव्ड, P&L प्रोविजन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, सेल्स, ट्रेडिंग, बैंक, ओडी कहाँ चला जाएगा, कई हिसाब से सॉल्व हो पाएगा सारा का सारा। इसको अभी करोगे या घर पे करोगे, मैं चेक ही कर रहा था बेटी बस, अभी करेंगे। ठीक है। मतलब मैं आपके ऊपर ऑप्शन छोड़ रहा हूँ वैसे, क्योंकि डिलीवर तो कर ही दिया है, घर पे हो जाएगा पक्का, सही है, ठीक है। घर पर इसको कर लीजिएगा और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन कहीं से निकल लीजिए, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइट भी नहीं है इसलिए मैंने कहा अभी छोड़ो, तंग होंगे बच्चे।